चैप्टर नंबर 7। यहाँ पर जो आपको प्रश्नोत्तर मिलेंगे वो लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन से संबंधित होंगे। तो आइए दोस्तों कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका सही जवाब होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। दैट इज राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति एवं प्रमुख संपादक जिला गजेटियर कार्यरत हैं। इन सभी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी जो संस्था है वह राजस्व परिषद ही है। राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1831 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, जबकि न्यायिक कार्यों का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 निर्धारित की गई है। यदि थ्योरी को आप डिटेल में पढ़ना है तो घटना चक्र की जो 2022 एडिशन कराई गई है चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां जाकर के जरूर उसको कवर कीजिएगा कि 7 निर्धारित सदस्यों में कौन कौन आता है। सब डिटेल में वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भूमि की पैमाइश नाप का जो कार्य है वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्व विभाग। भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग करता है। शिक्षा विभाग शिक्षा से संबंधित विकास कार्यों पर ध्यान देती है। चिकित्सा विभाग चिकित्सा संबंधित विषयों पर कार्य करता है। भू प्रबंध विभाग भू प्रबंध से संबंधित कार्यों पर कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। ऑप्शन बी राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? सब पढ़ के आ रहे हो 1831 ईस्वी में। वही बात पूछी जा रही कि इसकी स्थापना जो 1831 में हुई थी वह कहाँ पर की गई थी? तो प्रयागराज इलाहाबाद में। ऑप्शन ए। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भी पढ़ के आ रहे हो जो प्रशासनिक मुख्यालय वो आपका लखनऊ है, जबकि न्यायिक जो है वो आपका प्रयागराज इलाहाबाद में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राजस्व परिषद की प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा 47-48 में। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को वर्ष 1947-48 में अलग कर दिया गया था। दोनों के कार्य क्षेत्रों में अंतर होने के साथ ही साथ काम के बोझ को कम करने के उद्देश्य से दोनों विभागों को अलग अलग कर दिया गया। राजस्व परिषद में कुल 19 अनुभाग हैं। इन अनुभागों के अंतर्गत राजस्व परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया जाता है। अनुभाग में बेसिकली आप 14 अनुभाग पढ़ते हैं। 14 अनुभागों में कौन कौन से अनुभाग के तहत क्या क्या आता है डिटेल में आप घटना चक्र 2022 एडिशन को कवर कीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? टोटल कितने हैं? 19 अनुभाग हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास का जो कार्य है अनुभाग 2 के तहत। ऑप्शन ए। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्व परिषद की अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। इसके तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। अनुभाग 5 के अंतर्गत अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा किया जाता है और ये मुख्यतः भूमि से संबंधित विवाद होते हैं। तो अंतर प्रांतीय सीमा का विवाद का किस अनुभाग के तहत होता है निपटारा? अनुभाग 5 संबंधित है। वहीं पर अनुभाग जो 8 है इसके अंतर्गत चकबंदी संबंधी कार्यों को संपादित किया जाता है। याद रखना चकबंदी संबंधित कार्यों को किस अनुभाग के तहत संपादित किया जाता है? 8 है। राजस्व परिषद अनुभाग 11 के तहत क्या होता है? तो इसके तहत कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा
वही पढ़ के आ रहे हो अभी अनुभाग 5 के तहत। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अभी पढ़ के आ रहे हो चकबंदी के कार्य संबंधित। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना और राजस्व की किस अनुभाग का हिस्सा है? कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना अनुभाग 11। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? राजस्व अधिकारी, तो यहाँ पर सभी आ जाएंगे, सहायक कलेक्टर, लेखपाल और निरीक्षक कानूनगो। ये सभी के सभी क्या है? राजस्व के अधिकारी ही होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। सहायक कलेक्टर, लेखपाल एवं सुपरवाइजर दैट इज निरीक्षक, कानूनगो, ये सभी राजस्व अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं। ये सभी राजस्व से संबंधित कार्यों को संचालित करते हैं। इसके अलावा कमिश्नर, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी राजस्व अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। भूमि हक, सीमांकन एवं बंटवारे संबंधित मामले एसडीएम की समक्ष लाए जाते हैं। साथ ही भूमि अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व डीएम पर होता है। अगला प्रश्न है कि भूमि हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत होता है? तो अभी पढ़ के आ रहे हो व्याख्या में कि सभी के सभी जो संबंधित होते हैं भूमि हक निवारण निबंटन सभी एसडीएम के तहत। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वही व्याख्या जो पढ़ के आ रहे हो कि भूमि अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? तो अभिलेखों के रखरखाव का जिला मजिस्ट्रेट पर, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, डीएम। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, हरदोई। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। कर्मचारियों को भूलेख प्रतिलिपि तैयार करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इस संस्थान का निर्माण किया गया है। निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? तो मेड़बंदी से संबंधित कोई विवाद हो, भूमि नीलामी या भूमि पर मालिकाना हक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, सभी की सभी। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2333 राजस्व न्यायालय हैं। यह न्यायालय मेड़बंदी, बंटवारा संबंधी विवाद, भूमि की नीलामी संबंधी मामलों, जमीन पर मालिकाना हक दिलाने संबंधी मामले, जमीन की बेदखली से संबंधित मामलों आदि वादों का निपटारा करती है। तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसील स्तर पर बात की जा रही है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, तहसील पर होता है तहसीलदार, ऑप्शन सी। तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है जो करों की वसूली करता है। तहसीलदार का अर्थ होता है राजस्व संग्रह करने वाला पदधारक। हल्का स्तर पर लेखपाल या पटवारी प्रमुख अधिकारी होता है जो भू राजस्व संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2333 राजस्व न्यायालय संचालित हैं। राजस्व न्यायालयों में सबसे निचली अदालत नायब तहसीलदार की अदालत मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, 2333। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? तो आप जानते हैं सबसे निचली अदालत पर जो बैठते हैं वो नायब तहसीलदार होते हैं। इनका प्रमोशन होता, तहसीलदार बन जाते, फिर अपर जिला कलेक्टर, फिर जिला कलेक्टर, इस तरह इनका प्रमोशन होकर बनते भी हैं। तो यहाँ पर सबसे निचली अदालत का जो राजस्व न्यायालय में होती है वो किसके पास है? नायब तहसीलदार। गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? सिंपल सी बात है, लेखपाल। गांव की संपूर्ण जमीन का विवरण लेखपाल रखता है। लेखपाल ग्राम स्तर का कर्मचारी होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव आते हैं। किस किसान के पास कितनी भूमि है, भूमि का स्वरूप क्या है, भूमि पर कितना लगान निर्धारित है, इन सभी की जानकारी लेखपाल के पास होती है। कृषक के निधन के बाद तहसीलदार या अपर जिला कलेक्टर की आज्ञा से लेखपाल उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण करता है। उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, लेखपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? लेखपाल, आपका सही जवाब होगा 10 अगस्त, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल 10 अगस्त को प्रारंभ होती है। खरीफ फसलों की बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है और दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं और तीसरी पड़ताल जायद पड़ताल होती है। साथ ही साथ यहाँ पर कृषि वर्ष भी अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो कृषि वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 जुलाई टू 30 जून होता है। ठीक है, याद रखना, पूरा एक साल का लेखा जोखा। ठीक है, जैसे कि आप फाइनेंशियल वित्त पर जनरली आप क्या जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना। इसी तरह कृषि अगर पूछा जाता है तो याद रखना 1 जुलाई से 30 जून तक। पटवारी शब्द का, पटवारी जो पद है इसका सृजन किसके शासनकाल में हुआ है? शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी। पटवारी पद का सृजन शेर शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। शेर शाह ने भू राजस्व के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया था। इसकी देखरेख करने के उद्देश्य से शेर शाह ने पटवारी पद का सृजन किया था। पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल शब्द प्रयोग करने हेतु निर्देश दिया था। तो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पटवारी की जगह लेखपाल पद का जो सृजन किया, यानी पटवारी शब्द को हटा दिया, लेखपाल, वो चौधरी चरण सिंह रहे। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री भी बने थे, ये भी पूछा जाता है, पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते रहते प्रधानमंत्री भी बने थे। इनके बारे में एक क्वेश्चन जनरली आपसे स्पेशली जो पूछे जाने वाला होता है वो होता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो कभी संसद में ही नहीं गए थे, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया है? चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? देखिए, थ्योरी के अगर पार्ट को आपको कवर करना है, थ्योरी के पार्ट को, तो घटना चक्र 2022 एडिशन को कवर कराया गया है, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भू कृषि का रिकॉर्ड जो रखा जाता है गिरदावरी, ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। भू कृषि से संबंधित समस्त रिकॉर्ड सामान्यतः गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार से फसल सर्वे है जिसे वर्ष में 2 बार किया जाता है। जमीन बंदी में किसानों की समस्त कृषि भूमि का प्रलेख होता है। खतौनी में भूमि का समस्त ब्यौरा होता है जिसे लेखपाल पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी अमीन कहलाता है। वह लेखपाल के साथ मिलकर राजस्व को संग्रहित करता है। खसरा भी पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? अभी पढ़ के आ रहे व्याख्या में अमीन, ऑप्शन ए। खसरा और खतौनी को तैयार कौन करता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका लेखपाल भी होता है और पटवारी। ठीक है, यहाँ पर अथवा लगा रखा है तो इसलिए गलत हो जाता है, केवल लेखपाल होता तब सही हो जाता। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, पटवारी। खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है निम्न में से? तो खेतों के क्षेत्रफल के बारे में होता है, सिंचाई का स्रोत है, फसलों का विवरण होता है, ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। खसरा में खेतों का क्षेत्रफल, जोत के मालिक का नाम, सिंचाई के स्रोत एवं बोई जाने वाली फसलों का व्यापक विवरण होता है। खसरा को लेखपाल द्वारा 20 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। खसरा गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। तो याद रखिए, खसरा का लेखपाल द्वारा कब तक पूर्ण होने का डेट है तो 20 अप्रैल तक है। खसरा गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है। इसमें ऊर्जा स्रोत का कोई उल्लेख नहीं होता है। गांव के नक्शे को गांव में क्या कहा जाता है? कहा जाता है सजरा, ऑप्शन बी। लेखपाल के पास संपूर्ण गांव का नक्शा रहता है, इसे गांव में सजरा भी कहते हैं। यह कपड़े पर बना होता है। सजरे में गांव की आबादी एवं वन क्षेत्रों को अलग अलग दिखलाया जाता है। खतौनी जो होती है उसमें कुल कितने कालम होते हैं? 13 कालम होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा। खतौनी में कुल 13 कालम होते हैं। इसमें भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है। इसे लेखपाल द्वारा 15 नवंबर से पहले तैयार कर लिया जाता है। इसमें होने वाले परिवर्तन को लाल रंग की स्याही से रेखांकित किया जाता है और इसे 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है।
अगला प्रश्न जो कि राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो भूमि की रजिस्ट्री वगैरह जो होती थी किसके द्वारा, आपका सही जवाब हो जाएगा लेखपाल, ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल द्वारा किया जाता था। लेखपाल के पास संपूर्ण भूमि का ब्यौरा होता था, इसलिए उन्हें यह काम सौंपा गया था। भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया लेखपाल द्वारा संपन्न की जाती है। भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न करवाता है। यह काम होता है लेखपाल, ऑप्शन यहां पर सी। अगला प्रश्न है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। जमाबंदी से भू अधिकारों के प्रलेख, ऑप्शन सी। जमाबंदी भू अधिकारियों का प्रलेख होते हैं। जमाबंदी के रजिस्टर में निम्नलिखित का विवरण रहता है। भू मालिकों के नाम होते हैं, भूमि का क्षेत्र होता है, भू मालिकों का शेयर कितना है, खेती, किराया, राजस्व, जमीन इत्यादि। जमाबंदी में 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं जो भू अधिकारों की अभिलेखों से संबंधित होती हैं। इसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए की जाती है और एक प्रति सरकार के पास होती है, जबकि जो दूसरी प्रति होती है जमाबंदी की वह लेखपाल के पास की जाती है। अगला प्रश्न है कि जमाबंदी तैयार जो की जाती है कितनी प्रतियों में, तो 2 प्रतियों में, एक तो लेखपाल के पास दूसरी सरकार के पास। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। वर्ष 1954। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का वर्ष 1954 में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में यह मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील एवं सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना तहसील में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में आप यहाँ पर दैट टाइम की बात की जा रही, तत्कालीन, ठीक है। वर्ष 1954 में चकबंदी योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। चकबंदी व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अनेक कटकों में विभाजित किया है। प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति गठित की जाती है जिसमें कम से कम 5 एवं अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न वही संबंधी कि प्रत्येक कटक की चकबंदी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो 11 सदस्य होंगे, ऑप्शन बी। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, वह था अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पंजाब प्रांत में लागू किया गया। ऐच्छिक चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई कृषक स्वयं अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार हो जाता है तो उसे ऐच्छिक चकबंदी कहा जाता है। तो ध्यान देना, यदि पूछा जाता है कि ऐच्छिक चकबंदी सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया है, तो याद रखना है पंजाब है, ठीक है, ध्यान देना। कौन सा राज्य, पंजाब, माफ़ कीजिएगा मैंने उत्तर प्रदेश बोल दिया था क्या, ठीक है, तो पंजाब है, ध्यान देना है। ऐच्छिक चकबंदी वाला कौन सा राज्य, पंजाब। आगे बढ़ते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती है, आपका सही जवाब हो जाएगा 165 फुट। थ्योरी के पूरा डिटेल पढ़ना है तो भूमि पैमाना आप जाइए घटना चक्र 2022 एडिशन को कवर कीजिए। मापन वाला आप देखेंगे भूमि मापी पैमाइन वाला, तो चैप्टर नंबर आखिरी ही है 16 नंबर, ठीक है, वहाँ पे कवर कर लीजिएगा, अच्छे से मिल जाएगा। तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फुट की होती है। शाहजहाँ के शासन काल के दौरान भूमि पैमाइश पर विशेष ध्यान दिया गया था। गट्टर जरीब की कुल जो लंबाई होती है कितने फुट की होती है, 64 फुट, ऑप्शन ए। गट्टर जरीब की लंबाई 64 फुट होती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसका उपयोग अधिक होता था। गंटरी जरीब का वर्तमान समय में भी अधिक इस्तेमाल होता है। अगला जो प्रश्न है वो लेखपाल परीक्षा 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। ऑप्शन ए जरीब। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि
जरीब है। इसके माध्यम से किसी खेत का सार्थक मापन किया जाता है और एक जरीब की जो लंबाई होती है वह 55 गज होती है। अगला प्रश्न राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 एकड़ अगर वर्ग गज में पूछा जाता है तो 4840 है। वहीं पर बीघा में अगर पूछा जाता है कि एकड़ में कितने बीघे, 1.6 बीघा होता है। एक बीघा में कितने, भाई 1.6 में आपने देखा 1 एकड़ होता है और 1.6 बीघा बराबर 4840 वर्ग गज है। लेकिन 3025 वर्ग गज बराबर ये 1.6 नहीं है, कितना है, 1 बीघा हो जाएगा और 3.95 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। अगला प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर के बराबर कितना होता है, 1 बीघा बराबर कितना हेक्टेयर, मध्य भारत की बात की जा रही है। सिंपल सी बात, यही पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। यानी 1/3.5 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2529 हेक्टेयर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है। तो 1 बिस्वा का बीघा से अनुपात की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। जैसा कि जानते हैं 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। तो रेशियो इन दोनों का निकालोगे तो 1 बिस्वा बराबर 1/2, 1 बिस्वा आ जाएगा, ठीक है। अगला, आप इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रश्न है, प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो घटना चक्र 2022 एडिशन यदि आपने कवर किया है चैप्टर नंबर 16 को, तो आप आसानी से यहाँ पर कवर कर लेंगे। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गलत है। बाकी सभी जो पैमाने दिए हैं बिल्कुल सही है। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है। कहा जाता है दाखिली मोड़, ऑप्शन ए। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को दाखिली मोड़ कहा जाता है। वह कोना जहां खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं सेह मेड़ा कहलाती है। वह कोना जहां खेत की ओर 4 मेड़ें मिल जाती हैं चौमेड़ा कहलाता है। चौराहा तिराहा समझ रहे हैं आप, इसी तरह समझो, मेड़ मेड़। वह कोना जहां खेत की 3 मेड़ें आपस में मिल जाती हैं, तो 3 मेड़ें जब मिलती हैं तो आप क्या कहते हो। तो 3 मेड़ा अगर मिल रहा है तो सेह मेड़ा बोलोगे, 4 मेड़े मिल जा रही हैं तो आप उसको बोलोगे चौमेड़ा, ठीक है। तो ध्यान देना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला है लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा प्रश्न की धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है। सिंपल सी बात, क्या होगा, सर्वेक्षण कला। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों तथा ऊंचाइयों को मानचित्र प्रदर्शित करने की कला को सर्वेक्षण कला कहते हैं। इसमें यंत्रों का उपयोग जो है किया जाता है। किसी दी गई निर्देश दिशा या यामोत्तर से किसी रेखा तक क्षैतिज कोण कहलाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दिक्मान कोण, ऑप्शन ए। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में दिक्मानों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर किसी क्षेत्र के विवरणों को प्लान में अंकित किया जाता है। किसी दी गई निर्देश दिशा या यामोत्तर से किसी रेखा तक का क्षैतिज कोण उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहलाता है। निम्नलिखित में से किसी यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है। वो होता है थियोडोलाइट, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। थियोडोलाइट सेक्सटेंट 2 प्रमुख यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम सर्वेक्षण को तकनीकी रूप प्रदान करते हैं। थियोडोलाइट एक ऐसा सर्वेक्षण यंत्र है जिसकी सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है। पैंटोग्राफ, ऑप्शन डी।
मानचित्र का विवर्धन लघुकरण करने हेतु सबसे उपयोगी यंत्र पेंटोग्राफ है। इसका आकार समचतुर्भुजाकार होता है। आकार कैसा है? समचतुर्भुजाकार, और यह पीतल या एल्यूमिनियम का बना होता है। वर्तमान समय में इसी यंत्र का प्रचलन कम हो गया है। अगला प्रश्न लेखपाल 2008 में पूछा हुआ है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? सिंपल सी बात, लगान। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स लगान कहलाता है। भूमि कर लगाने संबंधित अधिकार राज्य सरकार के पास निहित है। लगान पक्षकारों के मध्य करार द्वारा संविदा द्वारा निर्धारित होता है। वर्तमान समय में लगान के स्थान पर भू राजस्व की वसूली मालगुजारी के रूप में की जाती है, जो सरकार द्वारा किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमानुसार लगाया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित था? ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब होगा, 35 से 75%। 1950 के दशक में कानून बनाया गया तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में सकल उत्पादन का 20 से 25% का मामूली किराया निर्धारित किया गया। और स्वतंत्रता पूर्व काश्तकारों द्वारा पूरे भारत में सकल उत्पादन के 35 से 75% के बीच में निर्धारित था। तो दोस्तों, इसी 55 क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है।